So today's lecture is about the cholesterol biosynthesis and biosynthesis of cholesterol जो है वो actually 3 different stages के अंदर इसको जो है वो divide किया जाता है। हर एक स्टेज की एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट होती है जो कि फिर नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो है वो ऐसा रिएक्टेंट एंटर होगी। So the very first stage is synthesis of mevalonate from acetate। ठीक है, मेवालोनेट आपके पास पहला इंटरमीडिएट है, यानी पहली स्टेज की प्रोडक्ट है जो आपके पास बनेगी। और अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर देखो तो इट मीन्स कि इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो इस स्ट्रक्चर के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हैं वो 6 कार्बन एटम्स, 2, 4 एंड 6। इसका मतलब है कि ओवरऑल 3 एसीटेट आयंस की कंडेंसेशन के बाद 3 एसीटेट स्पीशीज से आपके पास एक्चुअली जो है वो ये ग्रुप बनेगा। ठीक है, ऑब्वियसली एसीटेट आपके पास यहाँ पे एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में भी एंटर हो सकते हैं, just like in the case of fatty acid biosynthesis and just like in the case of ketone biosynthesis। तो पहली स्टेज जो हमने देखनी है, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ मेवालोनेट फ्रॉम एसीटेट। इसके लिए आपके पास जो है वो देयर आर मेनी एंजाइम्स जो कि कीटोन बॉडीज की जो फॉर्मेशन है, कीटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है उसमें भी हमने डिस्कस किए थे। लाइक द वेरी फर्स्ट एंजाइम इज सेम एसिटाइल कोएंजाइम ए एसिटाइल ट्रांसफेरेज, जिसमें आप लोगों ने ये चीज देखा था कीटोन बॉडीज में कि ये आपके पास एंजाइम इसको आप थायोलेज भी कहते हो, और ये एंजाइम एक्चुअली 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए के दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन करवाता है और एक कोएंजाइम ए को यहाँ से रिलीज करवाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट में आपके पास जो है वो यहाँ पे एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, विच मीन्स कि आपके पास 4 कार्बन कंटेनिंग एक फ्रेगमेंट है, एसीटो एसिटाइल फ्रेगमेंट, और ये फाइनली अटैच है किसके साथ, कोएंजाइम ए के साथ। तो एक्चुअली आप अगर इस केमिकल रिएक्शन को इस तरह से देखो तो आपके पास यहाँ पे एक कोएंजाइम ए, इसकी कंडेंसेशन होगी एक और कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, और यहाँ पे जो कंडेंसेशन रिएक्शन आपके पास होगा, इस कंडेंसेशन रिएक्शन को कैटालाइज करवाने वाला जो एंजाइम है, ये कौन सा एंजाइम है, थायोलेज एंजाइम। तो एक्चुअली इस एंजाइम में करना क्या है, यहाँ से कोएंजाइम ए को रिलीज करना है, और कोएंजाइम ए के रिमूवल के बाद आपके पास ये कार्बन एटम यहाँ पे इस मिथाइल कार्बन एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी, दिस प्रोडक्ट विल बी, दिस इज 1 एसिटाइल ग्रुप कंडेंस्ड विद सेकेंड एसिटाइल ग्रुप, और सेकेंड आपके पास जो ग्रुप है ये इन टर्न अटैच है विद कोएंजाइम ए। तो एक कोएंजाइम ए आपके पास प्रोडक्ट में रिलीज हो जाएगा और सेकेंड कोएंजाइम ए आपके पास यहाँ पे जो है वो अटैच रहेगा इन द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज एक्चुअली द कंडेंसेशन ऑफ 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम ए टू एसिटाइल ट्रांसफेरेज और थायोलेज, और जो प्रोडक्ट आपके पास बनती है, दिस प्रोडक्ट इज एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। नाउ इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे पास 3 एसिटाइल कोएंजाइम ए की कंडेंसेशन होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, दोबारा से इसकी कंडेंसेशन होगी, और दिस टाइम आपके पास जो कंडेंसेशन होगी वो किसके साथ होगी, अगेन एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन डेवलप करेगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे ये जो ग्रुप है, इसमें आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास ये वाला जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये इसके साथ अटैच होगा। तो अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए, नाउ यू हैव एन एंजाइम HMG कोएंजाइम ए सिंथेज। ठीक है, ये HMG कोएंजाइम ए सिंथेज एक्चुअली आपके पास करेगा क्या, यहाँ पे ये वाली जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम की कंडेंसेशन करवाएगा इसके साथ। तो आपके पास फाइनली इस HMG कोएंजाइम ए ने यहाँ से एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को रिलीज करवाना है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए को रिलीज करवाने के बाद आपके पास ये वाली जो स्पीशी है ये इसके साथ आके अटैच हो जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी, उस प्रोडक्ट के अंदर टोटल कितने कार्बन एटम्स होंगे, 6 कार्बन एटम्स, जिसमें से 4 कार्बन एटम एसीटो एसिटाइल कोएंजाइम ए से होंगे, और जो रिमेनिंग 2 कार्बन फ्रेगमेंट है, जैसे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ये 2 कार्बन फ्रेगमेंट आपके पास इस ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन एटम के साथ। तो दिस कार्बन एटम इज एक्चुअली बीटा कार्बन एटम 1, 2 एंड 3, क्योंकि आप यहाँ पे देखते हो 1, 2 एंड 3। ऑब्वियसली इस बीटा कार्बन एटम को अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करना है तो उसके लिए यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे इस स्पीशी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है तो यहाँ से भी एक बॉन्ड को ब्रेक होना है, और वो बॉन्ड कौन सा होगा, बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आपके पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम एक्चुअली इस कार्बन एटम ने रिलीज करना है,
वो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो जो फाइनल स्ट्रक्चर आपके पास आएगा, जस्ट आई एम जी बच्चों, तो यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, इस स्ट्रक्चर को हम बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए कहते हैं, विच मीन्स कि आपके पास बीटा पोजीशन के ऊपर एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप भी अटैच है और एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच है। ठीक है, तो ये जो HMG कोएंजाइम ए है, इसको हमने कीटोजेनेसिस में भी ऑब्जर्व किया था। कीटोन बॉडीज में भी आपके पास ये जो रिएक्शंस थे ये सेम थे, वहां पे भी आपके पास प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए बनती है। नाउ नेक्स्ट आपके पास जो एंजाइम अवेलेबल है यहाँ पे, जो कि मेवालोनेट की सिंथेसिस के लिए यूज होता है, दिस एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। यानी ये ऐसा एंजाइम है जो कि बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए को कीटोन बॉडीज की तरफ नहीं जाने देता, बल्कि कीटोन बॉडीज की बजाय यहाँ पे ये एंजाइम उसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, मेवालोनेट के अंदर। एक्चुअली अगर आप ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे मेवालोनेट का स्ट्रक्चर HMG कोएंजाइम ए से ही जो है वो ड्राइव हुआ है, लेकिन इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो इस कार्बन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट का है। यानी आपके पास मेवालोनेट के अंदर दिस कार्बन एटम इज हाईली रिड्यूस्ड। ठीक है, तो जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है वो एक्चुअली NADPH में प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो एक्चुअली ये रिडक्टेज एंजाइम यहाँ से कोएंजाइम ए को रिलीज करेगी। कोएंजाइम ए को रिलीज करने के बाद आपके पास ये जो टर्मिनल कार्बन एटम है, इस टर्मिनल कार्बन एटम को उसने रिड्यूस करना है। ठीक है, तो रिड्यूस करने के लिए आपके पास एक तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच होगी। ठीक है, और बाकी भी आपके पास यहाँ पे अगर एक बॉन्ड ब्रेक होता है, अगेन एक हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आपके पास जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा CH2OH ग्रुप, ये जो रिड्यूस फॉर्म में आपके पास यहाँ पे ये कार्बन नंबर 5 जो है ये प्रोड्यूस होगी, एक्चुअली ये इस एंजाइम की वजह से है, जो कि HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज है, जो कि एक्चुअली बीटा हाइड्रोक्सी बीटा ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए HMG कोएंजाइम ए को एज अ सबस्ट्रेट यूज करती है और NADPH से रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट इसमें इंट्रोड्यूस करवा के कोएंजाइम ए को डिस्प्लेस करके इसको किसमें कन्वर्ट कर देती है, मेवालोनेट में कन्वर्ट कर देती है। सो दिस इज एक्चुअली द कमिटेड स्टेप फॉर कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस। यानी आप अगर किसी कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के लिए जो ड्रग्स यूज होती हैं, स्टैटिन वगैरह, उनको ऑब्जर्व करो तो आप ये चीज देखोगे कि नॉर्मली आपके पास इस एंजाइम को इनहिबिट करवाया जाता है। आपके पास जो ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर दी कंपेटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज। तो दिस इज एन इंडिकेशन कि कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का जो रेगुलेटरी स्टेप है तो ये स्टेप है, कन्वर्जन ऑफ HMG कोएंजाइम ए टू मेवालोनेट। अगर तो आपके पास यहाँ पे मेवालोनेट बन गया तो ये सेकंड स्टेज में जाके फाइनली कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करेगा और कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन है जो कि डाइट के अंदर बहुत ज्यादा फैटी डाइट कंज्यूम करता है, उसमें बॉडी के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है और डाइट से एक्सोजीनियस फैट्स भी वो कंज्यूम करता जा रहा है, तो उस केस में आप जो है वो इंटरनल जो बायोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको क्या करते हो, ब्लॉक कर देते हो, ताकि वो वाले कोलेस्ट्रॉल जो आपने अपनी डाइट के थ्रू जिनका इंटेक किया है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनकार्पोरेट हो, वो बाइल एसिड या हार्मोन के प्रिकर्सर के तौर पे यूज हो, बॉडी इटसेल्फ जो है वो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस ना करे। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपके पास स्टेज 1 थी, which was the conversion of 3 acetyl groups into the mevalonate। अब हम स्टेज 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके पास एक्चुअली ये जो मेवालोनेट है इसकी फॉस्फोराइलेशन होगी, यानी इसमें मल्टीपल पोजीशन के ऊपर काइनेसिस या फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफरेजेस जो है एंजाइम से एक्ट करेंगे और मेवालोनेट को फाइनली किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, आइसोप्रीन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो आइसोप्रीन आपके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसा कॉमन नेम है किसी ऐसे हाइड्रोकार्बन का जिसमें आपके पास नॉर्मली जो है वो 4 कार्बन एटम, नॉर्मली आइसोप्रीन हम यूज करते हैं 5 कार्बन हाइड्रोकार्बन के लिए, और ये ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें आपके पास 4 कार्बन एटम जिस तरह से लीनियर चेन में प्रेजेंट होते हैं और एक कार्बन एटम आपके पास ब्रांच पॉइंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे इस पोजीशन में आपके पास जो है वो एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपके पास एक आइसोप्रीन का जनरल स्ट्रक्चर है। आइसोप्रीन आपके पास पेंटेन से ड्राइव होते हैं और इनमें आपके पास जो है वो एक अनसैचुरेशन भी होती है और 5 कार्बन जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये क्या होती है, ब्रांच होती है इसके। ठीक है, सो नेक्स्ट
स्टेज 2 देखते हैं, which is actually the conversion of mevalonate to the 2 activated isoprene. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास ये मेवालोनेट 6 कार्बन कंटेनिंग एक स्पीशी है जिसमें आपके पास फर्स्ट और फर्स्ट कार्बन एटम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, ठीक है। ये वाला आपके पास कार्बन एटम ब्रांच पॉइंट में है, लेकिन आपके पास ये स्पीशी हाइड्रोक्सिलेटेड है, बिकॉज नॉर्मली आपने ये चीज पढ़ी थी ना कि HNG कोएंजाइम ए ने हाइड्रोक्साइल ग्रुप बीटा पोजीशन या थर्ड पोजीशन पे था, लेकिन लास्ट स्टेप में हमने HNG कोएंजाइम ए रिडक्टेज की वजह से देखा कि कार्बन 5 के ऊपर भी एक एडिशनल हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो ऐड हुआ है, जो कि इस रिडक्शन रिएक्शन की वजह से था, जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एडिशनल हाइड्रोक्साइल ग्रुप 5 पोजीशन पे भी आपने ऐड होता हुआ ऑब्जर्व किया। सो देयर इज एन हाइड्रोक्साइल ग्रुप एट कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 1 आपके पास जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास मेवालोनेट का स्ट्रक्चर है और द वेरी फर्स्ट एंजाइम जो कि इस मेवालोनेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज करेगा, दिस इज मेवालोनेट 5-फॉस्फोट्रांसफरेज। जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि इसने मेवालोनेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज करना है और उसकी 5 पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करना है। तो फिर एटीपी इज एन फॉस्फेट ग्रुप डोनर और मेवालोनेट आपके पास फॉस्फेट ग्रुप एक्सेप्टर है, और ये एक्सेप्टर किस पोजीशन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करवाएगा, 5th पोजीशन के ऊपर। तो आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी वो प्रोडक्ट कौन सी होगी, 5-फॉस्फो मेवालोनेट। नेक्स्ट स्टेप में आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि अगेन एक काइनेस है और ये काइनेस फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म ऑफ मेवालोनेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज करता है और उसके ऊपर जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करवा देता है। तो अब जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी उसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप्स होंगे, ये डाइफॉस्फेट होगी, ठीक है, या फिर आप इसको पायरोफॉस्फेट भी कह सकते हो। तो अब आपके पास जो मेवालोनेट है, दिस इज नॉट ओनली 5-फॉस्फो मेवालोनेट, दिस इज 5-पायरोफॉस्फो मेवालोनेट, विच मीन्स कि आपकी जो 5th कार्बन एटम है, इस 5th कार्बन एटम के ऊपर 2 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो सिक्वेंशियली अटैच हो चुके हैं। तो अब आपका इन दो एटीपी डिपेंडेंट रिएक्शन की मदद से जो इनिशियली मेवालोनेट का स्ट्रक्चर था वो पायरोफॉस्फोराइलेटेड मेवालोनेट में कन्वर्ट हो चुका है। थर्ड एंजाइम इज द डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है। इस डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम में एक्चुअली ये जो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर कार्बोक्साइल ग्रुप है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में इसको रिलीज करवाना है यहाँ से, और आपके पास पीछे जो प्रोडक्ट बचेगी उसमें 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आइसोप्रीन का बताया ना, तो एक्चुअली आइसोप्रीन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से रिलीज करवाना जरूरी है। इट मीन्स कि वी रिक्वायर्ड एन एंजाइम डीकार्बोक्सिलेज, बट कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे स्टेबल फॉर्म में अटैच है, वो रिलीज नहीं हो सकती। तो इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को फेवरेबल करने के लिए आपका ये जो डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ये डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम एटीपी को यूज करता है। एटीपी से एक फॉस्फेट ग्रुप को यहाँ पे बीटा पोजीशन पे अटैच करवा के इस बॉन्ड को क्या करता है, वीक करता है। तो आपके पास यहाँ पे जो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है वो एटीपी डिपेंडेंट है। तो एटीपी का ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से डिस्प्लेस होने में हेल्प करने के बाद ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से एज इट इज रिलीज हो जाएगा। तो वी कैन से कि आपके पास इनिशियली एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे प्रेजेंट होता है। दिस इंटरमीडिएट इज 3-फॉस्फो 5-पायरोफॉस्फो मेवालोनेट, यानी रिएक्शन के कैटालिटिक मैकेनिज्म के दौरान आपके 5-पायरोफॉस्फो मेवालोनेट की जो थर्ड पोजीशन है यहाँ पे भी एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है और आपका एक इंटरमीडिएट जनरेट होता है 3-फॉस्फो 5-पायरोफॉस्फो मेवालोनेट। बट दिस इंटरमीडिएट इज ओनली अ ट्रांजिएंट इंटरमीडिएट, विच मीन्स कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को फैसिलिटेट करवाने के बाद प्रोडक्ट के साथ रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम रीजनरेट हो जाएगा, फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में नहीं रहेगा। तो दिस decarboxylase enzyme will remove a carbon dioxide molecule from the carbon number 1, और फाइनली आपके पास यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये आइसोप्रीन, बट दिस आइसोप्रीन इज पायरोफॉस्फोराइलेटेड, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हो कि दिस इज डेल्टा 3 आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। जस्ट लाइक द आइसोब्यूटेन, आप इस आइसोप्रीन को आइसोपेंटेन भी कह सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपके पास ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये क्या है, ये 5 कार्बन एटम्स हैं और ये ब्रांच फॉर्म में प्रेजेंट है। सो दिस इज delta 3 isopentenyl pyrophosphate, which means you have a double bond between carbon number 3 and 4, 1 2 3 and 4, और यहाँ पे आपके पास जो है ये आइसोपेंटेन से एक्चुअली ड्राइव हुआ है, तो आप इस आइसोप्रीन को क्या कह सकते हो, दिस इज आइसोपेंटेनाइल।
है। और जस्ट लाइक ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, जो कि आपके पास एक दूसरे की क्या है, आइसोमेरिक फॉर्म है। इस आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट की भी एक आइसोमेरिक फॉर्म है, एंड दिस आइसोमेरिक फॉर्म इज डाइमिथाइल एल्डिहाइड पायरोफॉस्फेट, जिसमें आप सिर्फ इस डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज होता हुआ ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट एंड डाइमिथाइल एल्डिहाइड पायरोफॉस्फेट, ये दोनों आपके पास है, ये आइसोपेंटीन्स ही है। ठीक है, ये आइसोपेंटेन्स या आइसोप्रीन्स ही है, लेकिन इस केस में आपके पास इस डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने की वजह से ये एक दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। इसलिए यहाँ पे ये चीज बताया है कि ये आपके पास एक्चुअली आइसोप्रीन्स है, इन दोनों में से कोई सा भी स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेप आपके पास था कन्वर्जन ऑफ एसीटेट टू मेवालोनेट, जिसमें आप लोगों ने कीटोन बॉडीज के कुछ एंजाइम्स को डिस्कस किया, और सिर्फ एक एंजाइम आपने यूनिक देखा था विच वाज स्पेसिफिकली प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेटिक पाथवे, और ये एंजाइम कौन सा था, HMG कोएंजाइम रिडक्टेज। नाउ सेकेंड स्टेज में आप इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हो कि इस केस में आपका मेवालोनेट एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेगा, और जो फाइनल आपके पास प्रोडक्ट है वो एक्टिवेटेड आइसोप्रीन्स हैं, जो कि दो तरह की हो सकती हैं, डेल्टा 3 आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट एंड डाइमिथाइल एल्डिहाइड पायरोफॉस्फेट। इन दोनों आइसोपेंटीन्स को बनाने के लिए वी नीड 3 एंजाइम्स, जिसमें से ये तीनों एंजाइम्स एटीपी डिपेंडेंट है, लेकिन दो एंजाइम्स के एटीपीज आपको प्रोडक्ट में जो है, दो एंजाइम्स के जो रिएक्शन के बाद फॉस्फेट ग्रुप है वो आपको प्रोडक्ट में नजर आता है। लाइक पहले भी फॉस्फेट ग्रुप आप यहाँ पे प्रोडक्ट में देखते हो, सेकेंड स्टेप में भी फॉस्फेट ग्रुप प्रोडक्ट में, लेकिन थर्ड स्टेप जो कि एक डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम कैटालाइज करवाता है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप एक्चुअली डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवा के आपके पास जो है वो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर अपीयर नहीं होता, बल्कि यहाँ से रिलीज हो जाता है। सो नेक्स्ट स्टेप में आप इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे आपके पास जो है वो डिफरेंट ट्रांसफरेसेस हैं, जो कि एक्चुअली इन डिफरेंट आइसोप्रीन्स के दरमियान क्या करेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन को कैटालाइज करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो 5 कार्बन फ्रेगमेंट है विच बिलोंग्स टू द आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, और ये 5 कार्बन फ्रेगमेंट जो कि डाइमिथाइल एल्डिहाइड पायरोफॉस्फेट बिलोंग करता है, इन दोनों के दरमियान कंडेंसेशन होगी और ये पायरोफॉस्फेट यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, जस्ट लाइक आपने यहाँ पे जो अभी बाद में देखा था कि दो एसिटाइल कोएंजाइम ए के दरमियान जब कंडेंसेशन हुई थी तो एक स्पीशी का कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता था और दूसरी का प्रोडक्ट के साथ एज इट इज रहता था। उसी तरह से यहाँ पे भी आपके पास दोनों स्पीशीज पायरोफॉस्फोराइलेटेड है, दोनों में पायरोफॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन के दौरान एक स्पीशी अपना पायरोफॉस्फेट रिलीज करेगी और दूसरी स्पीशी का पायरोफॉस्फेट एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो 2 आइसोप्रीन्स हैं, इनकी कंडेंसेशन के बाद आपके पास प्रोडक्ट में 10 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप देखते हो कि ये आपके पास जो 5 कार्बन एटम्स है ये डाइमिथाइल एल्डिहाइड पायरोफॉस्फेट ने डोनेट किए, और ये जो 5 कार्बन एटम है ये आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट से बिलोंग करते थे। तो ये जो 10 कार्बन कंटेनिंग आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, जीरानाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं इन आइसोप्रीन्स के, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, डाइमिथाइल एल्डिहाइड पायरोफॉस्फेट, और अगर आपके पास 10 कार्बन एटम इस तरह से प्रेजेंट हो तो आप उसको क्या कहते हो, जीरानाइल पायरोफॉस्फेट। नाउ दिस 10 कार्बन कंटेनिंग आइसोप्रीन रेसिड्यू फर्दर उसकी जो है वो कंडेंसेशन होगी अगेन एक आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट के साथ, और अब आपके पास प्रोडक्ट में 15 कार्बन कंटेनिंग एक जो है वो इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होगा, एंड द नेम ऑफ दिस इंटरमीडिएट इज फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट, जिसमें फर्स्ट 5 कार्बन एटम डाइमिथाइल पायरोफॉस्फेट से डिराइव हुए हैं, रिमेनिंग 5 कार्बन एटम आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट से, और नेक्स्ट 3 कार्बन एटम्स, नेक्स्ट 5 कार्बन एटम्स भी आपके पास आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट में डोनेट किए हैं। सो ओवरऑल प्रोडक्ट में जो 15 कार्बन एटम है, 15 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड को आप क्या कहोगे, फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट। नाउ जैसे ये फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा, वन फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट दूसरे फार्निसाइल पायरोफॉस्फेट के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा, और आपके पास एक 30 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सिक्वालिन जो है इसकी प्रोडक्शन हो जाएगी। एंड दिस टाइम आपके पास ना सिर्फ यहाँ पे जो है वो कंडेंसेशन होगी, बल्कि ये आपके इस हाइड्रोकार्बन चेन को कुछ हद तक रिड्यूस भी करेगा। तो एक्चुअली ये जो आपके पास 3 डिफरेंट स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस से फाइनली आपके पास जो है वो एक पेरेंट स्ट्रक्चर बना है विच इज स्क्वालिन। यहाँ पे आप देखते हो ये आपके पास पेरेंट स्ट्रक्चर है, और एक्चुअली ये पेरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल के प्रिकर्सर के तौर पे एक्ट करता है, यानी डिपेंड करता है कि इस पे फिर कौन सा पाथवे चलेगा, कौन से एंजाइम्स एक्ट करेंगे। ये स्क्वालिन जो है स्टिग्मा स्टीरोल में भी कन्वर्ट हो सकता है,
कोलेस्ट्रॉल में भी कन्वर्ट हो सकता है और एर्गोस्टीरोल के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल के बायोसिंथेटिक पाथवेज हैं, उनकी फर्स्ट 3 स्टेजेस सेम होती हैं, लेकिन मेन डिफरेंस आपके पास फोर्थ स्टेज के अंदर आता है। फोर्थ स्टेज में कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, वो किस तरह से आपकी रिंग को मॉडिफाई करेंगे, कौन से हेड ग्रुप्स वहां पे अटैच होंगे, ये डिसाइड करेंगे कि आपके पास फाइनल जो है वो किस तरह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन